नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा शुरुआत करेंगे। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने जिला मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। आयुक्त गढ़वाल ने जिला मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण कर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने 5,000 से अधिक नए मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने को लेकर जिला प्रशासन कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं, पेयजल, विद्युत, शौचालय व दिव्यांगजनों हेतु रैंप की व्यवस्था को समय से पूरा करने के लिए अलग अलग विभागों को दायित्व का आवंटन करना सुनिश्चित करें ताकि बुनियादी सुविधाओं को समय पर जुटाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पोलिंग पार्टियों के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को लेकर निर्देश दिए हैं। डीएम पौड़ी भी यहीं पर हैं, तो एक रिव्यू हमने कर लिया है। जनपद पौड़ी में चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां होती हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं और अपने समय के हिसाब से चल रही हैं। सभी कामों के लिए जो नोडल अफसर्स होते हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो हमारे मतदाता सूची का पुनरीक्षण था और काफी अच्छे प्रयास करके लगभग 14,500 से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया। और खुशी की बात यह है कि फीमेल मतदाताओं की संख्या इसमें ज्यादा है। अब अगली चैलेंज है कि इनके जो भी मतदाता पहचान पत्र हैं वो समय पर उनको वितरित हों, उनको पहुंचाए जाएं। हमारे जो भी मतदान केंद्र हैं उनका निरीक्षण जनपद स्तर पर किया जा चुका है। मैं भी आने वाले समय में 5-6 मतदान केंद्र को डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर रैंडमली खुद चेक करूंगा। वहां पर बेसिक कम्युनिटीज, चाहे वहां रैंप की व्यवस्था हमारे दिव्यांग मतदाताओं के लिए है कि नहीं है, शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, लाइट की सुविधा है, फर्नीचर है कि नहीं, इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी को ये मैंने अनुरोध किया है, इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ निर्वाचन को अधिक से अधिक लोग मतदान करें। जो स्वीप एक्टिविटी होती है उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने इनसे अनुरोध। आगे बढ़ते हैं। राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव एस एस संधू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन है जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और उसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा। देखिए, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि हमको 15 दिन में उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री करना है, उसके क्रम में देहरादून शहर को भी डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसके लिए हमको एक्शन प्लान तैयार करना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। हमारी लगभग 80 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर अभी डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। हम इनको फेज वाइज मैनर में उन स्थानों से हटा देंगे और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर अपना जो सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों में बिहेवियर एस्पेक्ट को भी हमेशा की तरह उसको भी प्रमोट किया जा रहा है और सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई, चालानी की कार्रवाई और इंसेंटिव की कार्रवाई, सभी कार्रवाई को पैरेलली किया जाएगा ताकि अल्टरनेट व्यवस्था भी चल सके। वहीं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन के रूप में प्रतिवर्ष मनाती आई है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सेवा सुशासन के रूप में देश भर में मनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के साथ ही जिले से लेकर मंडल व बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जन्म दिवस को सेवा भाव के कार्यक्रम के साथ मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक पर जाकर 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्रदेश में पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा को आयोजन किया जाएगा। साथ ही जिलों से लेकर मंडल व बूथ स्तर तक तमाम तरह के सेवा कार्य करते हुए अलग अलग जगह गोष्ठी व काव्यांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का दिन है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया है कि प्रत्येक बूथ स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं
बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर पर हमारी विकास गोष्ठियों के कार्यक्रम रहेंगे। कई स्थानों पर काव्यांजलि के कार्यक्रम रहेंगे और सेवा सुशासन दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। कई स्थानों पर सेवा के अलग अलग रूपों से हम कार्यक्रमों की आयोजित करने की योजना बना। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कल से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम को लेकर अब करवट लेने जा रही है उत्तराखंड के अंदर, और लगातार आपको बताने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मौसम बदल रहा है। अभी फिलहाल प्रदेश में कल से बारिश और बर्फबारी की संभावना होने जा रही है। मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और इसके अनुसार उत्तराखंड में कल से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। यानी अब ऊपरी जो इलाके हैं जहां पर ज्यादा ठंड है वहां पर बर्फबारी हो सकती है और कहीं न कहीं बारिश भी निचले इलाकों में होने की संभावना है। बड़ी जानकारी फिलहाल मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है मौसम को लेकर, उसके हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। प्रदेश में यानी उत्तराखंड में कल से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की संभावनाएं भी जताई है और साथ ही उन्होंने 22 दिसंबर को अगर कहें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना है। इसके साथ साथ 23 दिसंबर की बात करें तो हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून और इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर बारिश की संभावना है। इसके साथ साथ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। यानी जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहां पर जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है, जिसमें हमने कुछ बताया आपको कि जिसमें उत्तरकाशी, चमोली वगैरह जो अन्य जिले हैं वहां पर बारिश हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड से हमारे साथ इस वक्त धनराज जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। धनराज जी, जरा बताइए, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और पहले भी जब भी मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करता है वो सटीक साबित होता है, तो इस बार भी कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई गई हैं अगले 2 दिन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जो पूर्वानुमान है वो जारी किया जाता है और आपने देखा होगा कि पहले भी कई बार मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं सटीक उनकी जो भविष्यवाणी होती है वो सही निकलती है। और एक बार फिर उत्तराखंड का मौसम बदलने का मिजाज कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर यानी कि 22 और 23 तारीख में उत्तराखंड का जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो तमाम हिस्से हैं वहाँ पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। और साथ साथ मौसम विभाग ने कहा है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें 22 और 23 तारीख को बारिश देखने को मिलेगी, तो वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। धनराज जी, बारिश और बर्फबारी जब होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासतौर पर वो इलाके जो सड़कों से दूर रहते हैं बर्फबारी के बाद या कनेक्शन टूट जाता है, उन इलाकों के लिए कोई खास तैयारियां अभी तक प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आता है और लगातार प्रशासन जो सर्दी से बचने के इंतजाम है वो भी लगातार करता है। और आपने बात कही दूर दराज क्षेत्रों की, तो वो लाजमी है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के जो गाँव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो संपर्क है वो टूट जाता है, लेकिन उनके लिए पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई है। यानी कि उनके खाने पीने की उनको दिक्कत ना हो उसके लिए पहले से ही उनको चेतावनी दी जाती है कि वो अपना राशन पहले से ही पर्याप्त रखें और ताकि उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम बिगड़ता है और अब सर्दी का मौसम है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ
से जो ऐसे लोग हैं कि जो सड़कों किनारे पड़े रहते हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, सर्दी से बचने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे लोगों को सर्दी से बचाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन उनके लिए लगातार अलाव का इंतजाम करता है और उसके साथ ही रैन बसेरों का भी इंतजाम करता है। रैन बसेरों में अभी से जो व्यवस्थाएं देखें तो उनको सही करने का प्रबंध भी कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। क्या कोई लोगों के लिए कोई ऐसी निर्देश जारी किए हैं जिससे उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है? क्या कोई प्रशासन सरकार की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी सर्दी का मौसम आता है और जब बारिश का इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है तो लाजमी प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट जारी किया जाता है और सभी को एक चेतावनी भी दी जाती है। जो नदी किनारे बसे लोग हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो तो सीधा 112 नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है, तुरंत उस तक सहायता पहुंचाई जाती है। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी लगातार ऐसे जो लोग हैं, नदी किनारे बसे लोग हैं या जो कि झोपड़ी वाले लोग हैं, वो पुलिस प्रशासन भी उन तक कंबल या फिर अलाव का प्रबंध करने का इंतजाम लगातार करता रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जरूर प्रशासन पूरी तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी में है और अगर भारी बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो उस समय कैसे निपटना है और दूर दूर के इलाकों के लोगों को कैसे उनकी मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचानी है, उसको लेकर भी प्रशासन ने कमर कस ली है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे विंटर या जो बारिश और बर्फबारी होती है उसमें कैसे निपटा जाता है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में नैनीताल जिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित रिदेश, नैनीताल जिले के पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, पूर्व विधायक एवं विधायक प्रत्याशी मौजूद रहे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके इसको लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठन के नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं, बूथ और मंडल का गठन और उसके सत्यापन को लेकर काम किया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में स्थानीय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, बूथ कमेटी से पार्टी को मजबूत करना होगा क्योंकि बूथ से ही चुनाव में वोट पड़ते हैं। कांग्रेस विधायक सुमित रिदेश ने कहा कि पार्टी संगठन को किस तरह की बैठकों की बहुत जरूरत है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भी पीड़ा है उनके सुझाव हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके। ऐसे में इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। निश्चित है जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी हो गई, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। और आगे को हमारे क्या मुद्दे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हल्द्वानी में आज गौला नदी का, जैसे हमारे जो खनिज है उसकी लूट बचाने की जो कोशिश सरकार ने की है, पहले याद है एक बार सिंडिकेट का पूरा कब्जा हो गया था, उसी तरीके से दोबारा से हमारे खनन को हमारे लोकल के व्यवसायों के पेट में लात मारकर बड़े पूंजीपतियों को इसको सौंपने की कोशिश हो रही है, जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हमने किस तरीके से चुनाव में जाना है, उन सभी चीज़ों में चर्चा विमर्श हो रहा है और कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं, यह आप सभी देख रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा है कि बूथ मैनेजमेंट
बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करे। कार्यकर्ता संघर्ष करता। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस संगठन द्वारा चलाए जा रहे जिला सम्मेलन के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। प्रीतम सिंह ने पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जिला सम्मेलन में कही गई बात का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक ने अपनी बात पार्टी अध्यक्ष से कही जो व्हाट्सएप पर लीक हो गई है। वहीं जो अध्यक्ष ने विधायक के बयान पर जवाब दिया वह भी व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। उनके अनुसार फिर पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखने की बात कहां रह जाती है। उनके अनुसार इस तरह के जिला सम्मेलनों में तमाम लोगों के मोबाइल बंद होने चाहिए थे, नहीं तो फिर ऐसे सम्मेलन में कैसे नेता अपने दिल की बात कहेंगे। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ समय समय पर इस बात को कहा जाता है लीडरशिप के माध्यम से कि किसी को भी कोई बात अगर कहनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बात कहे। तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन हो रहा हो और उसमें आदमी अपनी बात कह रहा हो और वो बात भी सार्वजनिक हो जाए और अध्यक्ष जी उस पर कोई बात कह रहे हैं वो भी सार्वजनिक हो जाए, तो फिर ये तो कदापि उचित नहीं है। अगर आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात ना कह सके, वो भी सार्वजनिक हो जाए, तो फिर कहाँ आदमी अपनी बात कहेगा। और पिथौरागढ़ में जो हमारे विधायक है मयूख मेहर जी, उन्होंने एक बात कही और उस बात का जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, तो ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए बात है, मेरा कहना ये है। आगे बढ़ते हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर प्रदेश सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा चमोली में गौचर हवाई पट्टी का निर्माण किया है। भविष्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से गौचर हवाई पट्टी में जायरोकॉप्टर द्वारा परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया गया है। बीते रोज जायरोकॉप्टर की परीक्षण उड़ान से प्रदेश के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल के रूप में देखा जा रहा है। बीते रोज देर सायं गौचर हवाई पट्टी पर उतरे जर्मन तकनीक से निर्मित जायरोकॉप्टर को अभी जर्मनी पायलटों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बता दें कि जायरोकॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है। इसे एक सीट एयरक्राफ्टर से पर्यटक हवा में रोमांच करने के साथ ही हिमालय और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहार सकते हैं। बताया गया है कि सिंगल एयरक्राफ्टर को जर्मनी से खरीदा गया है, जिसे देखने के लिए लोग अपने घरों के छतों पर नजर आए हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से 18 साल से अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 63 विधानसभा काशीपुर में प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाताओं को ईवी मशीन के द्वारा जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 दिसंबर से शुरू हुआ और 27 जनवरी 2024 तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार ने बताया कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण गुरु नानक इंटर कॉलेज और रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान में दिया गया है। इस दौरान 18 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकतर छात्र और छात्राओं के अलावा इस क्षेत्र के मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के द्वारा अपना मत डालकर देखा। इसके अलावा मतदाताओं ने जिसको वोट किया उसका प्रिंट भी वीवीपैट मशीन पर देखा, जिसको मतदाता इस प्रशिक्षण से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिए। पद क्या है? सर, मैं सतीश कुमार और मास्टर ट्रेनर के पद पर तैनात हूँ। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन का 2024 का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या है, ये लोगों को जागरूक करना है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। कुछ लोगों को इसके मशीन के बारे में जानकारी नहीं है सही से, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपने आप डेमो करके इसको सही से मतलब संतुष्ट हो सकते हैं। ये है सर। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसे खुर्द बुर्द करने के मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़े गए 7 अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। इस पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में सुसंगत धाराओं में 13 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया है और चार्जशीट की गई है।
लेकिन अब आगे इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो इसमें मालूम हुआ कि जमीन के दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। इसके बाद आगे जांच के आदेश दिए गए हैं और 13 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों पर अन्य सुसंगत धाराओं में चार्जशीट की गई और उनको न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। मुकदमा दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इसी मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त हैं उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए इसमें न्यायालय से लिया गया है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने रोष रैली निकाली है, जिसकी अगुवाई अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी विशाल बिरला ने की है। यह अम्बेडकर चौक से शुरू होकर विभाग स्थानों से होते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां सफाई कर्मियों ने अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह 1 जनवरी से मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आश्वासन दिया अपने विजन डॉक्यूमेंट में, मांग पत्र में, घोषणा पत्र में कहा कि समस्त निकायों के सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, ठेकेदारी प्रथा नहीं रखी जाएगी। हमारा दूसरा बिंदु था कि साहब सफाई कर्मचारी भर्ती होता है, सफाई कर्मचारी मर जाता है, जबकि इनमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और अनुभव के आधार पर भी प्रमोशन पदोन्नति होती है। सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विशाल बिरला जी, उनके नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आया था। उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया है जिसमें जो उनकी मांगे हैं वो शासन स्तर से पूरी की जानी है। तो हमारे द्वारा उस मांग पत्र को निदेशालय को प्रेषित किया जा रहा है। निदेशालय स्तर पर पहले ही इनकी मांगों के संबंध में कार्रवाई चल रही है और इनसे वार्ता करके हो जाएगा, तो हड़ताल वाली स्थिति नहीं आएगी। नगर पालिका से तो 150 के करीब कर्मचारी हैं, बाकी इनका पूरा स्टेट लेवल का है तो उसमें काफ़ी कर्मचारी होंगे। सर और भी मांगे हैं इनकी? लोकल स्तर की है जो नगर पालिका से होनी है, उन पे कार्रवाई हमारी चल रही है। पहले भी इनका प्रतिनिधि मिला था, उनमें एक तो इनका था कि जो आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 500 रुपये पर डे मानदेय नहीं मिल रहा है और जो साप्ताहिक अवकाश का है तो उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी में हुई करोड़ की लूट की घटना की तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है। वहीं चोरों ने विकास नगर के सैलकुई में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। चोरों ने शोकेस में रखी ज्वेलरी पर तो हाथ साफ कर दिया, लेकिन कीमती ज्वेलरी का लॉकर नहीं खोल पाए। चोरी की इस घटना की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक की टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और घटना से जुड़े अहम सुराग हासिल कर लिए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान ने बताया कि गैस कटर का इस्तेमाल करने वाला चोरी का कोई गैंग सक्रिय है जो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। कोई थाना क्षेत्र में सतेंद्र चौक है, वहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप है और उसमें एक चोरी की घटना प्रकाश में आई। जब प्रातः, चूँकि आज मार्केट बंद रहती है, लेकिन किसी कार्य से जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पीछे के रास्ते से वहाँ पर चोर घुसे थे और उसके बाद जो वहाँ के लॉकर को काटने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहे। तो वहाँ पर जो उनकी आर्टिफिशियल कुछ ज्वेलरी जो बॉक्स में रहती थी वो, और साथ ही साथ कुछ चांदी का सामान वो वहाँ से ले जा पाए। चूँकि ज़्यादा माल नहीं जा पाए, लेकिन चूँकि घटना एक सनसनीखेज है, इस तरह की घटना गैस कटर के प्रयोग की आसपास के उत्तराखंड में भी अन्य जगह, जैसे अभी काशीपुर और हरिद्वार के रुड़की में भी देखने को आया, जहां एटीएम को ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जो गैस कटर के माध्यम से इसी घटना को अंजाम दे रहा है। अब ये लोग इसी घटना के से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, इस संबंध में और जगह से डेटा मंगाया जा रहा है और इसमें एक अलग से टीम बनाई गई है जो इन गैंग को तलाश करने के लिए जाएगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।